मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी किसी चार्ज पर एक्ट करती है उसको इकट्ठा हम लॉरेंस फोर्स नाम देते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान होता तो आप बता देते F इक्वल्स टू क्यू ई क्यू वी इक्वल्स टू या क्यू वी भी साइन थीटा ऐसा, ठीक है, जिसे लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब पहले आप फील्ड बनाइए। क्या हो गया बताइए, क्या हो गया? तबीयत खराब? अच्छा, किसकी? खुद की? आप मुझे हैं? ओहो, अच्छा, बनाइए। बनाइए फटाफट बनाइए। पहले भी किया था हमने इस तरह का, सुना नहीं? ये दो क्या है? रेल्स, और इस रेल के ऊपर ये एक मूवेबल रॉड है जो हम चलाएंगे, ठीक? बोलूं? जल्दी बनाओ यार। लिखो PQ is a movable arm. PQ is a movable arm which is free to move. Movable arm, ARM, movable conductor लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? मैग्नेटिक फील्ड दिख ही रही है, इसमें कुछ खास बताने को है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, ठीक। आगे लिखो द आर्म इज मूव्ड विद अ वेलोसिटी v इन द लेफ्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। आर्म PQ को v वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहा है। आर्म PQ को v वेलोसिटी से हम किधर लेकर जा रहे हैं? किधर लेकर जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही दो बार बुला लिया इलेक्ट्रिसिटी को कर जाता, उसके सामने ना चल कर दिखाता। चलो अब देखो जरा इसमें क्या होने वाला है। इससे हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, इसमें हम क्या पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी हम किसी कंडक्टर को नहीं, जब भी हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं तो कितनी फोर्स लगती है? QVB sin थीटा। अगर चार्ज के बाद फिर हम किस पर आए थे? किसी कंडक्टर को, किसी रॉड को, L लेंथ की रॉड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगती है? बेल साइन थीटा। अब यहाँ अगर हम इस रॉड को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो इस रॉड में बहुत सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो सारे के सारे रॉड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी इधर की तरफ आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स से उल्टी डायरेक्शन किसकी होती है? करंट की। तो करंट की डायरेक्शन किधर को हो गई? इधर को हो गई, हाँ या ना? अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किस तरफ लगी तुम बताओ? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर रॉड में है ना इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फोर्स की डायरेक्शन बताओ। ऊपर। फोर्स की डायरेक्शन कैसे लगी? ये देखो ऊपर, ये लग गई ऊपर को,
ये लग गई, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऊपर लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 रॉड के ऊपरी हिस्से में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव। धीरे धीरे फोर्स और लगेगी, और इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी, और इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी, तो यहाँ पर क्या इकट्ठा होता जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। और यहाँ क्या इस डायरेक्शन में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगनी शुरू होगी? सारे इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लग रही थी? फोर्स। कितनी लग रही थी? QVB लग रही थी। कितनी फोर्स लग रही थी? QVB। और अब क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी शुरू हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाले पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। फोर्स लगती जाएगी, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होती जाएगी, और स्ट्रांग होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और आपका QVB एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। उस समय और इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर इकट्ठा होना रुक जाएगा, ठीक। और ये सब क्यों हो रहा है? मोशन की वजह से। किसका मोशन? रॉड का मोशन। अब आप देखो, नाम देखो क्या है? मोशनल EMF। वोल्टेज पैदा, क्या वोल्टेज पैदा नहीं हो गई? क्या एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव नहीं हो गया? क्या पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। क्यों बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि रॉड चली। मोशन की वजह से रॉड में EMF पैदा हो गया। आया ना? लिखो थोड़ा सा, लिखो थोड़ा सा। As the rod PQ is moved towards left, as the rod PQ moves towards the left, the electrons present in the rod experience a force. लॉरेंस फोर्स भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हो। experience a Lorentz force F equals to QVB, yes। और ब्रैकेट में लिख लो कहां को लग रही थी फोर्स? ये अपवर्ड्स बोलोगे इसको, अपवर्ड्स बोलो, टुवर्ड्स P लिख दो, टुवर्ड्स P, टुवर्ड्स P। ये फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स पर लगी ये टुवर्ड्स P लग गई। Therefore electrons will accumulate at the end P. And positive charge will accumulate at point at end Q. And positive charge will accumulate at the end Q. Therefore, an electric field is set up in the conductor. कहाँ से कहाँ? डायरेक्शन बताओ। Q to P, from Q to P, from Q to P, from Q to P. This force F equals to QE. This force F equals to QE. छोटा q. QE exerts a force. Exerts a force. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगे है ना, इधर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब जो और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे वो किधर की तरफ अट्रैक्टेड होंगे? इधर की तरफ। बात समझ लो हम क्या कह रहे थे? बाद में बैलेंस हो जाएगा। पहले QVB फोर्स लगी किधर को? यूं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके इकट्ठे हुए? ऊपर को। धीरे धीरे यहाँ नेगेटिव एंड बढ़ता गया, पॉजिटिव एंड इधर को बढ़ता गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब इसमें जो और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो इधर की तरफ खींचेंगे कि इधर की तरफ? ऑब्वियसली इधर की तरफ को। आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स लगी थी किधर को लगी थी? ऊपर को। आपकी जो QE फोर्स लग रही है वो किधर को लग रही है? इधर को। धीरे 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 क्या होगा?
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा कि ये जो नीचे को लगने वाली फोर्स है क्यू ई किसको बैलेंस कर लेगी, क्यू वी बी को, और उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स का रुकना और मूवमेंट रुक जाएगी। बोर्ड पे आप समझा दे क्या बोला है, बोर्ड पे आप बता। इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जा रहे हैं? बस हो गए घंटे 2 मिनट। हाँ भाई राघव, इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जा रहे हैं? ढंग से समझा दे, इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जा रहे हैं? शर्म आती है तुम्हें थोड़ी बहुत? क्लास में बैठे हुए दारू पी जाते हो? बेशर्मों की तरह क्लास में सुनना भी नहीं होता तुम्हें, फिर क्लास में क्यों बैठे हो? हाँ सृष्टि बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रही है क्यू बी बी, किधर को लग रही है, क्यों लग रही है? मूव हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? क्यों लग रही है, ऊपर को क्यों लग रही है? हाँ तो ये बताओ ना, लेफ्ट हैंड रूल से लग रही है, लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, फिर क्या हो गया आने के बाद, उसके बाद ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी तो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक ठीक, ये भी तो सुन ही रहे हैं ना, 1.5 घंटा बैठना तो यही, पता नहीं सुनते भी नहीं हो क्लास में बैठ के। आगे लिख, दिस फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख दिया ना तुमने, हमने F इक्वल्स टू क्यू ई कहीं लिखा था, ये तो बुक से पढ़ लिया मैंने गलती से, ये लिख लिया ना मैं, ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है आगे लिखो। Accumulation of the electrons will continue. Accumulation of electrons at the ends of the rod. Accumulation of the electrons at the ends of the rod continues till the above two forces बैलेंस ईच अदर। यानी जब आपका एफ ई और एफ एम बराबर हो जाएंगे, फोर्स कितनी है क्यू ई, ये कितनी है क्यू बी बी, तो आपके पास v किसके बराबर हो गया, E बाय बी के बराबर। लिखो आप, या E आ गया v b के बराबर। अब बताओ जरा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड, क्या फॉर्मूला होता था वो, V इक्वल्स टू ई डी, तो E इंटू एल, और E कितना लिख चुके हो, वी बी, क्या ये वही नहीं आ गया बी एल वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने यहाँ पर इस बार कैसे करा है, इस बार हमने पहले हमने बी एल वी कैसे निकाला था, देखो पेज पर तो पहले कैसे निकाला था, रॉड को आगे की तरफ लेकर गए थे, उससे एरिया में चेंज आया था एल इंटू डी एक्स, देख लो एक बार, नहीं देखा हो मुझे मालूम है, उससे एरिया में चेंज आया था, और एरिया में चेंज आया था तो हमने बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखा था ना, और डी एक्स बाई डी टी वी आ गया था, तो बी एल वी बन गया था। अब की बार हमने फोर्सेस से करा, पिछली बार हमने करा था कि एरिया चेंज हो रहा है, रॉड इधर की तरफ आएगी तो इसका एरिया कम होता जाएगा, या उधर की तरफ जाएगी तो एरिया बढ़ता जाएगा। तो मान लो रॉड यहाँ से यहाँ आ गई, कितना आगे बढ़ गई, dx आगे बढ़ गई, तो इतने एरिया में चेंज आ गया, ठीक। तो मान लो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कह लो इसको, dx बाई dt क्या होगी, स्पीड आ गई, इस वेलोसिटी से रॉड आगे की तरफ जा रही थी, तो हमने BLV करके निकाला था। उस टाइम मोशनल ईएमएफ हमने मोशन से समझा था, एग्जैक्टली मोशन से। अब हमने किससे निकाला है, लॉरेंस फोर्स।
एक ही रॉड, उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी में मैग्नेटिक फील्ड, उसी में दोनों फोर्स कर रही है, QB भी लग रही है और QE भी लग रही है, और दोनों बैलेंस कर रही है एक दूसरे को। आगे ले, इसको आप लिख सकते हो इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड मोशनल EMF, इंड्यूस्ड मोशनली। अब इसमें हम 3 या 4 फॉर्मूले और लिखेंगे और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो लिखो जरा, पहला करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, सेम आर्टिकल कंटिन्यूड है। अभी तक हमने केवल इस आर्टिकल में एक चीज निकाली है, इमोशनल EMF, और वो कितना आया है, BLV। अब हम निकालेंगे करंट, करंट, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। लिखो इसमें आगे, लेट कैपिटल R, लेट करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। लिखो इसमें, लेट कैपिटल R be the resistance of rod PQ। ठीक है, कैपिटल R be the resistance of rod PQ। तो करंट किसके बराबर आएगा, E by R, तो ये हो गया BLV by R। ये तो सिंपल सा था, इसको दिखाएंगे। आगे चलो, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, मैं नहीं बता रहा, खुद बताओ, रफ में बताओ मुझे फोर्स कितनी लगेगी। ध्यान रखना, जितने फॉर्मूले निकाल रहे हैं एक के बाद एक सब कनेक्टेड है, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा निकलता चला जाएगा। कोशिश करो एक बार, फोर्स रफ में कर लो, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, मूवेबल आर्म पर कितनी फोर्स लग रही है। आर्म के अंदर करंट बह रहा है, और जब भी करंट कैरिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, कितनी, बिल साइन थीटा। तो करो कोशिश, क्या आंसर है देखो। V स्क्वायर L स्क्वायर, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने कहा फोर्स निकालते हैं, फोर्स होता है बिल साइन 90 इस केस में, तो आ गया BIL, और I आप निकाल कर आ चुके पहले से ही, BLV by R, तो क्या आ गया, V स्क्वायर L स्क्वायर V by R। फोर्स की डायरेक्शन बताओ, इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ। दो कारण बताओ, दो चीज बताओ सुहानी, ध्यान से, दो चीज बताओ। फोर्स क्यों लगी, एक, फोर्स किस तरफ लगी, दोनों जवाब। फोर्स क्यों लगी, फोर्स इसलिए लगी क्योंकि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स लगती है। इंड्यूस्ड करंट जो इसके अंदर पैदा हुआ चलने की वजह से, ये रॉड को हमने किधर को मूव कराया था, इधर, तो रॉड को हम चलाया, रॉड को चलाया तो रॉड के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगी। इंड्यूस्ड करंट की वजह से फोर्स लगी, किस तरफ लगी, किस तरफ लगी, किस तरफ लगी, क्यों, तो फोर्स किस तरफ लगी, क्यों लगी। लेंज रूल पढ़ा था, लेंज रूल क्या कहता था, फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। पहली बात तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें फोर्स लगी क्यों रही है, क्योंकि रॉड चल रही है,
रॉड किधर को चल रही है, लेफ्ट को चल रही है, तो उसको रोकने की कोशिश होगी कि नहीं होगी, तो राइट को फोर्स लगेगी। ध्यान रखना इसको लेंज रूल के अकॉर्डिंग लिखो। द फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, the force due to induced current acts in a direction opposite to velocity. ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू लेंज रूल, अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। इस रॉड को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ लेकर आना है तो आपको राइट की तरफ कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, v स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है जी। आगे चलो, पावर सुनिए तुम लोगों ने लिख लो इस लाइन को, ये जो बोला है मैंने लिख लो। टू मूव द आर्म, to move the arm with a constant velocity v, it should be pulled with a constant force F. नेक्स्ट दो फॉर्मूले हो गए, E का हो गया, I का हो गया, F का हो गया। पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये रॉड अपने आप तो चलेगी नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ताकत लगाएगी तभी ये मूव करेगी। तो वो कितनी पावर लगाए, एक्सटर्नल फोर्स कितनी पावर लगाए कि इसको v वेलोसिटी से चला सकें आप। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स निकाल चुके हो तो यहाँ v और आ गए, तो तीनों पर स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। अब जब किसी भी R रेजिस्टेंस के अंदर I करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, उसमें हीट पैदा होती है, उसमें हीट पैदा होती है। कितनी हीट पैदा होती है, I स्क्वायर R। लिखो जरा नेक्स्ट, पावर डिलीवर्ड एज जूल्स लॉस। नेक्स्ट आर्टिकल मतलब वो है तेरा पांचवा फॉर्मूला, पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस। ठीक है, लिखो इसको, आई स्क्वायर आर, आई निकाल चुके क्या पूरा ऊपर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, नहीं आर स्क्वायर इनटू आर, तो ये तो वही आ गया ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय, ठीक। लिखो आप क्या दिखाई दे रहा है, जितनी पावर से आप रॉड को v वेलोसिटी से मूव करवा रहे थे वो सारी की सारी पावर जूल लॉस में चली खर्च हो गई सारी। लास्ट लाइन लिख के खत्म करो, हीट लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, कन्वर्ट हो गई। हाँ, जो पावर तुमने लगाई वही हीट में कन्वर्ट होने चली। तुमने पावर किससे लगाई, रॉड को चलाने के, और वही हीट में कन्वर्ट हो गई, आई स्क्वायर आर लॉस खत्म हो गई। द मैकेनिकल एनर्जी एक्सपेंडेड, द मैकेनिकल एनर्जी एक्सपेंडेड, EXPEN DED, EXPEN DED, एक्सपेंडेड खर्च हुई, टू मेंटेन द मोशन ऑफ द रॉड।
to maintain the motion of the rod is first converted into electrical energy. पहले तो करंट आया, is first converted into electrical energy and then to thermal energy. एक क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। हमने किस किसके फॉर्मूले लिखे इसमें? करंट, पावर, फोर्स और ठीक, लिखो। एक एयरक्राफ्ट है, बस शॉर्ट में लिखना, सिर्फ उसके मेन नंबर वर्ड्स। एयरक्राफ्ट, क्वेश्चन न्यूमेरिकल। एयरक्राफ्ट विंग स्पैन, विंग स्पैन उसके पंख 40 मीटर के, 40 मीटर, और उसकी स्पीड है 1080 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। ईस्टवर्ड डायरेक्शन, मूविंग इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन in the northern hemisphere. Where vertical component of Earth's magnetic field is 1.75 into 10 raised to the power minus 5 Tesla. 1.75 into 10 raised to the power minus 5 Tesla. Find the EMF that develops between the tips of the wings. Between the tips of the wings. पिछली बार वाले जो आर्टिकल हमने कराया है, पिछला आर्टिकल, उसको एक बार डायग्राम को देखो। असल में हो क्या रहा है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं बोर्ड के अंदर, और एक मूवेबल आर्म उनको ऐसे काट के चली जाती है। यही हो रहा है। तो अब हम यही ध्यान रखेंगे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी ईएमएफ जनरेट हो, हमेशा ईएमएफ जनरेट हो, कहीं पर भी कटें चाहे। अभी हमने ये आर्टिकल छोड़ तो दिए, न्यूमेरिकल सीबीएसई वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल छोड़े दे रहे हैं, कटवा रहे हैं, और उसके बाद उसका रिलेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। अब अर्थ की ना, सुनना आप ध्यान से, ये 12 वायर्स हैं, दो अलग अलग केस दिखाए आपको इसमें। सबकी लेंथ 10-10 सेंटीमीटर है, सारे वायर्स 10-10 सेंटीमीटर के हैं, और एक स्केलेटन क्यूब बना दिया है, और क्यूब की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच आर्म ऑफ द क्यूब। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच आर्म ऑफ द क्यूब इन बोथ केसेस। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज,
आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं मोशनल ईएमएफ में, इसको नोट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अगर V, L और V तीनों परपेंडिकुलर नहीं है, एक भी पैरेलल है, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। V, L और V तीनों परपेंडिकुलर होने ही चाहिए। इसको लिख लो कहीं पर। फॉर जनरेटिंग मोशनल ईएमएफ, फॉर जनरेटिंग मोशनल ईएमएफ B, L, V must be mutually perpendicular। अगर एक कंपोनेंट भी पैरेलल हो गया तो मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। पहले वाले केस को ध्यान से देखो, B और V दोनों ही पैरेलल हैं। अगर B और V ही पैरेलल हो गए, L का तो चक्कर ही रह गया, तो इस केस में तो कुछ भी ईएमएफ जनरेट नहीं होने वाला। लिख लो जरा, पहले केस में आंसर लिख लो। V is parallel to B, so there will be no induced EMF in any arm, क्योंकि अगर L परपेंडिकुलर हुआ तो भी B और V तो पैरेलल नहीं है। दूसरे केस में कुछ उम्मीद बनती है, मैं इनके नाम दे देता हूं आपको। अब सिर्फ आपको क्या करना है, वो वाली आर्म्स ढूंढो जिसमें V और L म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो B तो है हॉरिजॉन्टल में, V है ऊपर की तरफ, B है एक तरफ, मान लो B, ये रहा B, V आ गया मान लो ऊपर को, तो आपको ये वाली आर्म चाहिए। ये वाली आर्म कौन सी है? AD, BC, FG और EH। अगर मैं मान लूं ये मेरी वेलोसिटी है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मेरी L होनी चाहिए, तभी तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे। तो केवल इन वाली आर्म्स के अंदर ही ईएमएफ जनरेट होगा। और ऐसी आर्म कौन सी हैं? ये इसे अपने वर्ड्स में लिख, हाँ पढ़िए मुझे। हो गया भाई? इनमें ही ईएमएफ जनरेट होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। क्यों? सुन ले, देख तो देख, अरे कोई लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा। ये वाली रॉड क्या इनकी जो ये लेंथ है, ये क्या ये बी के पैरेलल नहीं है? तो पैरेलल हो गया तो ईएमएफ जनरेट नहीं होने का, है ना। ये वाली और ये वाली आर्म, ये बी के पैरेलल है, इनमें भी नहीं होने का। क्या बोला हमने? ईएमएफ जनरेट होने के लिए बी, एल और वी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जिनमें निशान अब लगाया मैंने, उनमें तो कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आप देखोगे जो बच गई हैं, ए डी, बी सी, ई एच और एफ जी, ये आपस में परपेंडिकुलर आ रही है तीनों। मैंने कोई रूल नहीं लगाया, ये तो मैं वैसी लाइन से हाथ से बता रहा था, ठीक है ना। ये आगे लिखो, मेटेलिक रॉड। अगला क्वेश्चन, a metallic rod of length capital L is rotated at an angular speed omega, is rotated at an angular speed omega normal to a uniform magnetic field B, normal to a uniform magnetic field B.
ऐसे। क्या ये रॉड परपेंडिकुलर काट रही है फील्ड लाइंस को? देखना जरा, ऑब्वियसली काट रही है, गोली तो घूम रही है, काट तो रही है। परपेंडिकुलर काट रही है, हाँ बिल्कुल काट रही है, बिल्कुल काट रही है। आगे लिखो, अगर ये काट रही है ऐसे तो इस रॉड के ये जो फील्ड लाइंस को काट रही है इसके अक्रॉस क्या पैदा होना चाहिए? ईएमएफ, यानी एक हिस्से पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनना चाहिए। कितना ईएमएफ जनरेट होगा, एक तो ये पूछा है इसे। लिखो जरा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, ये बोर्ड में 2 बार आ चुका क्वेश्चन। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। दूसरा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। और तीसरा, हीट डिसिपेशन इफ द रॉड हैज अ रेजिस्टेंस R। ये मैं करवा रहा हूं, कर लो मेरे साथ। हीट डिसिपेशन इन द रॉड, रॉड में करंट फ्लो करेगा? हाँ करेगा। रॉड में अगर करंट डिसिपेट, सॉरी करंट फ्लो करेगा तो हीट डिसिपेट होएगी I स्क्वायर R। वो नहीं I स्क्वायर R T तो पर सेकंड डिलीवर। सबसे पहले लिखो, सपोज द रॉड कंप्लीट्स 1 राउंड इन टाइम कैपिटल T। Suppose the rod completes 1 round या 1 revolution in time capital T। तो ऐसे केस में चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ पहले, फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ। फ्लक्स का फॉर्मूला BA, फ्लक्स का फॉर्मूला BA। लिखो जरा, B इंटू A माने एरिया, जितना एरिया उसने एक बार में स्वीप कर दिया, एक बार पूरा घूम गया, तो B इंटू एरिया स्वेप पाई L। कहाँ जाना है? EMF तक। और फैराडे का लॉ कहता है E किसके बराबर? d∅dt। फ्लक्स बदलेगी तो EMF आएगा, फ्लक्स बदलेगी तो EMF आएगा। तो B इंटू पाई L स्क्वायर। आगे लिखो, इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? नहीं, वो तो मोशनल ईएमएफ में है ना। सिंपल, मैं तो पूछ रहा हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ। ये क्या? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। कितना फ्लक्स में चेंज आया? B इंटू अपॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ। लिखो, मुझे इसमें इंट्रोड्यूस करना है ओमेगा। ओमेगा को कैसे ले आऊं? 1 मिनट। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। करवा देना जरा, ये आंसर आना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। यहाँ से वहां तक पहुंचा दो जरा एक बार। ओमेगा होता है 2 पाई बाय T। 2 पाई बाय T ओमेगा होता है। तो एक काम करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 पाई बाय T ओमेगा हो गया। आ गया आंसर। ये हो गया हाफ BL स्क्वायर। हो गया भाई। अब इंड्यूस्ड करंट से तो कुछ बचा ही नहीं। इंड्यूस्ड करंट E बाय R, E कितना आया था? हाफ BL स्क्वायर ओमेगा बाई R। पावर डिसिपेशन I स्क्वायर R, या जैसे भी करो कर। अच्छा, अब ना इसमें एक और क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना कि जब ये रॉड
गोल गोल घूमेगी तो ये ईएमएफ जनरेट होगा इसके अक्रॉस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, उसमें ध्यान से सुनिएगा। फिर एक व्हील है जिसमें 10 मेटल के स्पोक्स लगे हुए हैं। स्पोक समझते हो? साइकिल के अंदर जो वो लगी रहती है, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? ताड़ियां। हाँ वही बोलते हैं स्पोक्स। साइकिल का व्हील भी होता है, रिम होता है, रिम में वो लगे रॉड से लेकर पतली पतली मेटल के वायर लगे रहते हैं हार्ड से, वो स्पोक्स आते हैं। ये 10 स्पोक्स लगे हुए हैं और ये व्हील जो है 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है। 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी के लिए पर सेकंड करना पड़ेगा, ठीक है। इन अ प्लेन, किस प्लेन में? इन अ प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसे लिखोगे नहीं ना तो समझ नहीं आएगा। इसकी लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है समझने की क्वेश्चन के। मूव भी किधर कर रहा है, मैं लिखवाई दे रहा। इन अ प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स फील्ड। इन अ प्लेन, PLANE, प्लेन, PLANE प्लेन। In a plane normal to horizontal component of Earth's magnetic field, BH, तो दे रखा सामने बोर्ड में लिखा है। अब ये कह रहा है what is the induced EMF between the axle and the wheel, between the axle, AXLE, what is the EMF induced between the axle and the rim? axle कहाँ है? axle है यहाँ, और ये क्या है? रिम। इसमें कुछ फर्क नजर आता है? ये व्हील, अब सुनना ध्यान से। अभी हमने क्या कहा था? हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? ऐसे। हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन कैसे जा रही है? ऐसे। और आपका व्हील कैसे घूम रहा है? नॉर्मल, यानी ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा हो कृष्ण जी के चक्कर की तरह। अगर कृष्ण जी के चक्कर की तरह घूमेगा तो कौन सी लाइंस कटेंगी? वर्टिकल वाली। अब दिमाग में बैठ गई ना, इसीलिए वो पीछे वाला पार्ट कराया था। अगर ऐसे घूम रहा होगा तो वर्टिकल लाइन कटेंगी, लेकिन ये कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। तो वर्टिकल लाइन कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे? ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को कैसे काट रहा है? ऐसे काट रहा है। सही है? तो ये व्हील हमारा ऐसे काट रहा है। कौन सी लाइंस को? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल दे भी रखी है आपको, गॉस को बस टेस्ला में कर लेना। और ये रेवोल्यूशंस पर मिनट दी हुई है, इसको पर सेकंड कर लेना। तो 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी, यानी 2 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में चक्कर काट रहा है। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें। क्या ये सारे के सारे स्पोक्स एक जगह नहीं जुड़े हुए? और सारा सिस्टम किसका बना हुआ है? मेटल का। और मेटल्स आर, यस, मेटल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहां पर अगर आप देखो, इसमें 10 लगा दो, चाहे 20 लगा दो, चाहे 50 लगा दो, इस पूरे हिस्से का पोटेंशियल कितना मान लो? V1। और पूरे रिम का पोटेंशियल मान लो, जब ये घूमेगा तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 कुछ बनेगा, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि फील्ड लाइंस कटेंगी। फील्ड लाइंस कटेंगी तो इसकी रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स लगेगी। वो इलेक्ट्रॉन एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, जैसा कि हमने मोशनल ईएमएफ में आज करा। कौन से वाले केस? इस वाले केस कि रॉड को जब चलाओगे, फील्ड लाइंस कैसी थी इस केस में भी? परपेंडिकुलर। इस रॉड को हम तेजी से इधर लाए, फील्ड लाइंस कटी, परपेंडिकुलर कटी फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कटी तो इस रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक जगह जाके इकट्ठे हुए, पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए। यहाँ क्या गलत हो रहा है? यहाँ भी तो यही हो रहा है। इस रॉड में क्या हुआ था?
जब ये रॉड इन फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली काटेगी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ को धक्का लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ इकट्ठे हो गए, तो यहाँ क्या इकट्ठा हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी, क्या ईएमएफ पैदा नहीं हो गया, बिल्कुल पैदा हो गया। क्या यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी होगा। लेकिन अब सवाल में इसलिए दे दिया 10 स्पोक्स, मैंने 10 का क्या करना है, ये सारी की सारे स्पोक्स पैरेलल में लगे हुए, चेक करो इनके सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1, ये तो सब पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब आपको ये मत सोचो कि 10 दे रखे तो कुछ नया आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। एक ही रॉड का निकालना है आपको, वही 10 के अक्रॉस आएगा। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो एक रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही 10 के अक्रॉस आएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, अभी जो पिछले वाले आर्टिकल में करके आए हाफ BL² ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, T क्यों लिखवा रहे हो, 2 पाई न्यू लिखवा दो, फ्रीक्वेंसी तो है ना, हाफ BL² ओमेगा, वैल्यू डालो, आपका आंसर है। इसको लिख लेना, ऑल द 10 स्पोक्स आर इन पैरेलल टू ईच अदर। all the 10 spokes are in parallel to each other, ठीक। therefore number of spokes, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, number of spokes लिख लो, कुछ काम का नहीं है, और जिन्हें अंग्रेजी में लिखना है वो लिख लो is immaterial, immaterial। और जिन्हें सिर्फ समझने के लिए लिखना है लिख लो, कोई काम के नहीं है। नंबर ऑफ स्पोक 10 लगा दो कि 100 लगा दो, सारे स्पोक्स पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। हाँ दे रखा होगा, 0.5 मीटर है। अच्छा मैंने बताया नहीं सर, रॉड का लेंथ दिया हुआ है आपको, स्पोक्स का लेंथ दिया हुआ है L, 0.5 मीटर। हाँ जी, वैल्यूज डाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। मैं आंसर बोल देता हूँ, घर पे जाकर निकाल लेना, चेक कर लेना। 6.28 इंटू 10⁻⁻5, 6.28 इंटू 10⁻⁻5। एक कंडक्टर ऑफ लेंथ, लिखो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन। एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, अब देखो, अब तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। ये रही मेरे पास मेटल की एक रॉड, ठीक। अब इस रॉड को अगर मैं ईस्ट वेस्ट में रख के ऐसे और इसे छोड़ दूं, कौन सी फील्ड लाइंस कटेंगी, हॉरिजॉन्टल वाली कटेंगी ना। और अगर मैं इसको ऐसे रख के छोड़ दूं तो कौन सी कटेंगी, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर ये यूं आएगा तो वो जो हॉरिजॉन्टल वाले धागे लगे हुए हैं उनके तो बीच में से निकल के चला जाएगा, ये नहीं वर्टिकल काटेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल काटेगा। दूसरी बात, इसका मोशन किधर को है, इसका V नीचे को हो गया, इसका V नीचे को हो गया, और इसका V नीचे को हो गया, और किसको काटेगा पहले बताओ, ये किसी को भी नहीं काट पाएगा। अब किसको काटेगा, अब ये हॉरिजॉन्टल वाले धागों को काट देगा। ध्यान रखना इस बात का, ये हॉरिजॉन्टल वाले धागे कटते चले जाएंगे नीचे की तरफ। ये 10th में भी आते हैं क्वेश्चंस। चलो लिखो यार, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब देखो इसमें ना इन्होंने चक्कर खत्म कर दिया, क्वेश्चन भी चेंज कर दिए इस साल नई किताब में इन्होंने। पहले क्या होता था, वो मैग्नेटिक फील्ड देगा अर्थ की और डिप देगा, और वहां आपको डिसाइड करना है हॉरिजॉन्टल कटवानी है कि वर्टिकल कटवानी है। एरोप्लेन ने किसको काटा था, वर्टिकल वर्टिकल वाले कटे थे ना, और हॉरिजॉन्टल वाले ये रॉड काटेगी। अगर रॉड को कैसे रख दूं, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे रख के ऐसे गिरा दूंगा तो परपेंडिकुलर काट देगा, ठीक है। अब इन्होंने चक्कर ही खत्म कर दिया,
है कोई बात। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, so that it cuts the lines of force, सुनो यार आसान कर दो, so that it cuts magnetic नहीं, so that it cuts horizontal field lines, और BH की वैल्यू लिख लो 3 into 10 की पावर -5, 3 into 10 की पावर -5 BH की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड का मतलब। हाँ टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। निकालो। आर्यन, EMF का फॉर्मूला VLV ये दे रखा है, रॉड की लेंथ दे रखी है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो रॉड को ऊपर से गिरा दो, 9th क्लास वाला v² u² 2gh लगा दो, v², वैसे तो तुम 12th में आ रहे हो, सीधा ही बता दो, √2gh होता है, ठीक है। कितनी हाइट से गिरा है? 10 मीटर से, तो ये मैं 10 ही ले लेता हूँ जी, तो ये आ गया 10√2 मीटर पर, इसको उठा 9.8 ले रहे हो तो सीधा 14 आ रहा है, कैसे आएगा? अच्छा राइट राइट, 19.6 196 बिल्कुल ठीक कह रहे, 14 आ गया, इसको उठा दें यहाँ, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, कल AC शुरू हो जाएगा आपका, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। कल सुबह क्लास है आपकी 8:30 से 11:30, और फिजिक्स की पहले मैथ्स की होगी, फिर